हाँ जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और बच्चों, हमारी इंटर की बूस्टर रिवीजन सीरीज में हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो अब होने वाला चाहिए वो हम करेंगे इन्वेस्टमेंट का। अब तक मैं आपके साथ ऑलरेडी 4 चैप्टर्स कवर कर चुका हूं, जिसके अंदर हमने सबसे पहले क्या किया था, अमलगमेशन किया था। अमलगमेशन के बाद हमने आपके साथ किया था कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन के बाद हुआ था कैश फ्लो स्टेटमेंट, और एक और चैप्टर हमने बीच में किया था किस चीज का, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का। मुझे लगता है कि आप तक वो चारों चैप्टर्स का रिवीजन आप पूरा कंप्लीट कर चुके होंगे, क्वेश्चन गेट एंड प्रैक्टिस कर चुके होंगे। और अब मुझे लगता है कि आपके साथ एक नया चैप्टर ऐड कर देना चाहिए, जो कि है किसका, AS13 का, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स के रिगार्डिंग। और एग्जाम के अंदर ये चैप्टर पहले ओल्ड कोर्स में बहुत ही वेटेज वाला था, मतलब कि हर बार 10 मार्क्स का क्वेश्चन, 5 मार्क्स में AS का क्वेश्चन ये आया करता था। लेकिन नए कोर्स के अंदर आने के बाद इसकी वेटेज थोड़ी सी कम हुई है। ये एग्जाम में अभी तक 4 मार्क्स में मोस्टली आया है, लेकिन 4 मार्क्स भी इंपॉर्टेंट तो होते हैं ना, इजी है, स्कोरिंग है, तो हम इसको आज रिवाइज करेंगे और आपके साथ इन्वेस्टमेंट को खत्म भी करेंगे। ठीक है। इन्वेस्टमेंट के अंदर दो तरह के पार्ट बन जाते हैं बेसिकली, एक AS वाला पार्ट होता है और एक आपका चैप्टर वाला पार्ट होता है, जिसके अंदर आपके क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो हम पहले AS वाले पार्ट के रिगार्डिंग बात करते हैं और फिर आपके चैप्टर्स के रिगार्डिंग भी बात आपसे की जाएगी। अच्छा, एक चीज और, ये क्या आप लोग अपनी प्रॉपर रिविजन कर रहे हैं? क्या आप प्रॉपर टेस्ट दे रहे हैं? अगर ये सब चीजें ठीक चल रही हैं तो बहुत बढ़िया होगा, लेकिन अगर आप कुछ भी अगर कमी छोड़ रहे हैं तो फिर दिक्कतें बढ़ जाएंगी आपके लिए। अभी सितंबर 25 का रिजल्ट आ चुका है और इस बार CA इंटर के अंदर हमारे 2 बच्चों के 89 मार्क्स आए हैं और बहुत ही अच्छे मार्क्स हैं ये। 89 मार्क्स आसान नहीं होते हैं एडवांस अकाउंटिंग के पेपर के अंदर, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आगे वाले टाइम में आप लोग भी इससे ज्यादा स्कोर करेंगे और हमारा नाम और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करेंगे। तो प्लीज कोशिश करते रहिए, मेहनत करते रहिए, जितना हो सके अपने टेस्ट जरूर दीजिए, टेस्ट को चेक जरूर कराइए, ताकि आपकी गलतियां आपको अभी पता चल जाएं, ना कि एग्जाम में जाकर पता चलें कि भाई हमसे पेपर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा। तो जितना हो सके रिटर्न फॉर्म में करें, रिटर्न फॉर्म, रिटर्न फॉर्म, रिटर्न फॉर्म। मैं अब रिजल्ट के बाद जितने बच्चों से मिल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, उन सबसे यही पता चल रहा है कि सर हमने रिटर्न में नहीं किया था, हमने ओरल कर लिया था। भाई अगर ओरल करोगे ना तो दिक्कत होगी, रिटर्न जरूरी है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, रिटर्न में करना ही पड़ेगा, तो समझ जाइए। चलिए फिलहाल हम बात करते हैं अपने पास इन्वेस्टमेंट्स के रिगार्डिंग, और ये सारी चीजें आपने ऑलरेडी क्लासेस में लिखी हुई हैं, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर इनके नोट्स चाहिए होंगे तो ये टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, पिन कर रखा है मैंने इनको। ये एक मैराथन नोट्स के साथ अवेलेबल है, बुक 1 के नोट्स हैं मेरे सारे के सारे। तो इन्वेस्टमेंट हमारे लिए क्या था? इन्वेस्टमेंट मीन्स एसेट हेल्ड फॉर अर्निंग इनकम इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंटल एटसेट्रा एंड फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन। तो बेसिकली हम इन्वेस्टमेंट को एसेट मानते हैं और हमारे पास 2 मोटिव है उसके, हमें उससे कुछ इनकम होनी चाहिए, हमारी कुछ इनकम बढ़नी चाहिए, और साथ साथ हमारे पास आना चाहिए क्या, कैपिटल एप्रिसिएशन, यानी कि हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी बढ़नी चाहिए। अगर ये सब होगा तो हमारे लिए वो एक इन्वेस्टमेंट कंसीडर की जाएगी। AS13 की जो है इन्वेस्टमेंट्स का, वो किस किस पर अप्लाई नहीं करता है? अगर आप ध्यान से देखें तो क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट, डिविडेंड, रॉयल्टी और एनी अदर टाइप ऑफ इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट से होने वाली इनकम के ऊपर AS13 अप्लाई नहीं करता है, क्योंकि इनकम को लेकर हमारा एक अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है, AS9, वो वहां पर रेवेन्यू रिकॉग्निशन के पॉइंट से बात करता है। उसके अलावा कोई भी रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान्स हैं या फिर कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं, ये सब के ऊपर भी AS13 अप्लाई नहीं करेगा। तो ऑपरेटिंग एंड फाइनेंस लीज के ऊपर भी AS13 अप्लाई नहीं करेगा। एसेट हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, वहां पर भी आपका AS13 अप्लाई नहीं करेगा, वहां AS2 लगता है। और किसी भी तरह की म्यूचुअल फंड, वेंचर कैपिटलिस्ट, वेंचर कैपिटल फंड्स हैं या फिर सिमिलर एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, उनके ऊपर भी हमारा AS13 अप्लाई नहीं करता है। AS13 के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट जो है वो 2 तरह की होती हैं। करंट इन्वेस्टमेंट मतलब शॉर्ट टर्म वाली, जो कि हमने हेल्ड फॉर ट्रेड के लिए रखी हुई है, या फिर हमारे पास हो सकती है कैसी, परमानेंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, या फिर हेल्ड टिल मैच्योरिटी। अब ये जो भी इन्वेस्टमेंट है हमारे पास 2 पार्ट में डिवाइड तो हो गई, लेकिन ये होती कैसे, डिसाइड किस बेसिस पे होता है, इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, कैसे पता चलेगा? तो सबसे पहले बात करते हैं करंट इन्वेस्टमेंट्स की। आप देख रहे हैं, देयर इंटेंशन टू होल्ड इन्वेस्टमेंट फॉर 12 मंथ और लेस फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। जब आप इन्वेस्टमेंट को खरीद रहे हो ना, उससे लेकर अगले 12 महीने में आप उसको रखोगे, बेचोगे, यानी कि 12 मंथ्स के अंदर आप उसको सेल आउट कर सकते हो। इन दैट केस वो आपके लिए बन जाती है एक करंट इन्वेस्टमेंट। आपका इंटेंशन टू होल्ड देखा जाएगा, आप उसे कितने टाइम रखना चाहते हो। अगर आप परचेज से लेके विद इन 12 मंथ्स के अंदर उसे बेच दोगे तो वो आपके लिए करंट इन्वेस्टमेंट ही होगी। इंटेंशन टू होल्ड क्या है ये देखना इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा जो परमानेंट इन्वेस्टमेंट है, वेयर इंटेंशन टू होल्ड इन्वेस्टमेंट फॉर मोर देन 12 मंथ्स, फ्रॉम से कहां से देखना है, फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। हमारे पास जनरली बैलेंस शीट डेट होती है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के केस में हम कहते हैं कि हमारे पास इसकी डेट परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट से देखी जाएगी, ना कि उसकी बैलेंस शीट डेट से।
उसके बाद इवैल्यूएशन का पॉइंट आता है। वैल्यूएशन कैसे की जाएगी? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट हमारे पास करंट इन्वेस्टमेंट और परमानेंट में दो पार्ट बनते हैं। करंट इन्वेस्टमेंट के अंदर भी दो पार्ट बनते हैं, पहला इनिशियल रिकॉग्निशन और दूसरा सब्सिक्वेंट। सेम परमानेंट के अंदर भी हमारे पास दो पार्ट बनते हैं, इनिशियल और सब्सिक्वेंट। तो किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट हो, चाहे करंट हो चाहे परमानेंट हो, इनिशियली हमेशा अपने कॉस्ट प्राइस पे वैल्यू होती है। आप देख सकते हैं यहां पर इनिशियल रिकॉग्निशन, इट मींस वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट विल बी मेड एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, जब आपने परचेज किया था उसे, एंड इट्स वैल्यूएशन शुड बी मेड एट कॉस्ट प्राइस, आप इसे कॉस्ट प्राइस पे वैल्यू करेंगे। और उसके अलावा अगर मैं बात करता हूं कि किसी भी करंट इन्वेस्टमेंट को आप सब्सिक्वेंटली रिवैल्यू कर रहे हो या रिकॉग्नाइज कर रहे हो, तो वो हमेशा वैल्यू होती है किस पे? कॉस्ट प्राइस और फेयर वैल्यू, विच एवर इज लोअर। It means valuation of investment will be made at balance sheet date, that is 31st March, and its valuation will be made at lower of, किसका lower होगा बेटा? Cost और fair value। और अगर cost और fair value पे fair value lower है, तो obvious सी बात है आपकी investment fair value पे show होगी, और जब वो fair value पे show होगी तो इसका मतलब आपकी investment की value कम हो गई है। और जब value कम हुई है तो जिस तरह का reduction वगैरह है, any reduction in the value of investment will be recognized through profit and loss या फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि आपका जो भी नुकसान हुआ है इन्वेस्टमेंट की वैल्यूएशन में सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन के वक्त, तो सारा का सारा नुकसान आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। इसके लिए एंट्री पास की जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। आप चेक कर सकते हैं यहां पर प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। इसके बाद बारी आती है किसके बारे में? परमानेंट इन्वेस्टमेंट के बारे में। परमानेंट में भी दो पॉइंट बनते हैं आपके, एक तो बनता है इनिशियल और दूसरा बनता है सब्सिक्वेंट। इनिशियल केस में फिर से आपके पास वही पॉइंट निकल के आता है। अगर आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट की बात, इनिशियल रिकॉग्निशन की बात करें, तो परमानेंट इन्वेस्टमेंट भी फिर से वैल्यू होती है कॉस्ट प्राइस के ऊपर भी। मतलब करंट हो चाहे परमानेंट हो, सर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। खरीदते वक्त आप अपनी बुक्स में हमेशा उसी प्राइस पे शो करते हो जिस प्राइस के आपने पैसे दिए हैं। तो इसका मतलब आपके लिए इन दिस केस इन्वेस्टमेंट विल बी वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस। तो सिंपल सी बात, कॉस्ट पे दिखाना है। लेकिन अगर हम बात करते हैं सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन की, तो यहां पर एक अच्छा पॉइंट है। अगर मैंने कोई इन्वेस्टमेंट खरीदी है जिसका इसको रखने का इंटेंशन मेरा मोर देन 12 मंथ्स का है, तो इन दैट केस मैं उसका वैल्यूएशन ईयर एंड पर जब मैं करूंगा तो मैं चाहता हूं कि मैं उसे कॉस्ट पे ही रखूं, क्योंकि मेरा इंटेंशन उसे बेचने का तो नहीं है। और जब मेरा इंटेंशन उसे बेचने का नहीं है तो उसके अंदर आने वाले फ्लक्चुएशन से मुझे फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए। इसका मतलब सर आपकी इन्वेस्टमेंट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे रहेगी? हाँ, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे रहेगी अनटिल आपकी इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू जो है वो बहुत ड्रास्टिकली डाउन हो चुकी है और उसके वापस से उठने के या उसके प्राइस के बढ़ने के कोई चांसेस नहीं है। यानी कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट का डिक्लाइन, आप मार्केट वैल्यू का डिक्लाइन परमानेंट इन नेचर है, तो आप उसको अब कैरिंग वैल्यू पे दिखाना शुरू करेंगे। इस वैल्यू पे सर कैरिंग वैल्यू, कैरिंग वैल्यू क्या होती है? कैरिंग वैल्यू होती है कॉस्ट प्राइस माइनस प्रोविजन फॉर डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू परमानेंट नेचर, ड्यू टू परमानेंट नेचर। तो पढ़िए, इन दिस केस परमानेंट इन्वेस्टमेंट विल बी वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस, but in case of permanent decline, a provision for decline in the value of investment should be created at balance sheet date, and in that case investment will be valued at carrying value. Investment will be valued at carrying value. Carrying value क्या होती है? पढ़िए, cost price minus provision for decline, ये हमारे निकल जाएगा carrying value। तो सिंपल सा क्रक्स में कंक्लूड करते हैं, चाहे इन्वेस्टमेंट करंट हो चाहे परमानेंट हो, इनिशियली हमेशा कॉस्ट पे वैल्यू होगी। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट करंट है तो सब्सिक्वेंट वैल्यू होगा कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। जो भी डिक्लाइन आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से डील किया जाएगा। और अगर आपकी इन्वेस्टमेंट परमानेंट है तब भी हम उसे कॉस्ट पे वैल्यू करते हैं। लेकिन अगर कोई परमानेंट डिक्लाइन है तो इन दैट केस हम बनाते हैं उसके लिए प्रोविजन, और वो प्रोविजन भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही बनता है। एंट्री होती है P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्ट। बताइए क्या ये बात सही है? इस बात से कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है आपको? बोलो बच्चों, क्लियर है पॉइंट? चलिए, तो ये हुआ वैल्यूएशन का पॉइंट। वैल्यूएशन के बाद मैंने एक एग्जांपल आपको देके कराए थे क्लास के अंदर। फिर इसके बाद आया सर कॉस्ट प्राइस में आता क्या क्या है? इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट प्राइस अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो उसमें क्या क्या आएगा? तो इन्वेस्टमेंट के कॉस्ट प्राइस में क्या क्या चीजें कवर करते हैं हम? सबसे पहले प्राइस किस चीज का? परचेज प्राइस। आज जो इन्वेस्टमेंट आपने खरीदी उसके लिए कितने पैसे दिए, परचेज प्राइस क्या था, प्लस आपने उसके ऊपर टैक्सेस कितने पे करे, टैक्सेस ऑन परचेजेस, दैट इज वो भी टैक्सेस कौन से वाले? नॉन रिफंडेबल। अगर कोई भी टैक्स रिफंडेबल है तो वो आपकी कॉस्ट का पार्ट नहीं होगा। उसके बाद एक्सपेंसेस टू ऑब्टेन टाइटल, आपने उस एसेट को या उस इन्वेस्टमेंट को अपने नाम कराने के लिए
कितना खर्चा किया, एक्सपेंसेस टू ऑब्टेन टाइटल, वो भी आपके इस इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। प्लस उसके अलावा स्टैम्प ड्यूटी, जो भी स्टैम्प ड्यूटी आपकी खर्च हुई है अपने नाम कराने पर, वो आ जाएगा। बेसिकली एक्सपेंसेस का ही पार्ट होता है, लेकिन कई बार अलग से लिया होता है तो हम अलग से गिवन उसको इंक्लूड कर लेते हैं। उसके अलावा कोई भी कमीशन या ब्रोकरेज आपने पे किया था तो वो इंक्लूड किया जाएगा। और एनी अदर एक्सपेंस इनकर्ड फॉर परचेज या फिर एक्विजिशन, अपने नाम पे कराने के लिए या परचेज करने के लिए आपने इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी खर्चा किया है तो वो सारा खर्चा इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट का पार्ट होगा। और आपको याद होगा 2 पॉइंट मैंने माइनस भी करवाए थे, यहाँ पे पहला पॉइंट लिखा हुआ आपके सामने, क्या है देखो, सेल ऑफ राइट। सेल ऑफ राइट में एक एक्सेप्शन लिखी हुई है, एक्सेप्शन की बात अभी मैं दोबारा से डिस्कशन करूंगा आपके साथ में ताकि आपको याद आ जाए। और उसके अलावा एक और चीज क्या है, प्री एक्विजिशन डिविडेंड, ये मैं आपके साथ डिस्कस कर सकता हूं क्योंकि मैंने कैश फ्लो के टाइम पे भी डिस्कस किया था। हाँ, थोड़ा सा कैश फ्लो के अंदर साउंड का इशू था, काफी बच्चों को दिक्कत आई, तो मैंने उसी वीडियो के नोट्स में एक कमेंट पिन कर दिया है, उस वीडियो में लिंक डाल दिया है पुरानी मेरी कैश फ्लो की रिवीजन का, वहां से आप उसको देख सकते हैं, आपका काम पूरा हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। उस दिन कुछ माइक का इशू था तो इसलिए क्लास सही से नहीं हो पाई थी, लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक है, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो प्री एक्विजिशन डिविडेंड, प्री एक्विजिशन डिविडेंड क्या होता है, बेसिकली सुनिए ध्यान से, अगर मैं आज किसी कंपनी के शेयर्स खरीदूं और शेयर्स खरीदने के बाद इमीडिएट बाद मुझे एक डिविडेंड मिल जाए, ये डिविडेंड मेरा खरीदने की वजह से आया है मेरे पास या मेरे कमाने की वजह से, मेरे डिविडेंड है किस साल का, बेटा डिविडेंड पिछले साल का है। अगर डिविडेंड पिछले साल का है तो इसका मतलब पिछले साल में तो आप शेयर होल्डर नहीं थे, मैंने कहा बिल्कुल नहीं था, तो सर फिर ये आपकी इनकम कैसे हो सकता है? ये तो वो डिविडेंड हुआ जो आपके खरीदते आपको वापस मिल गया, तो ये तो आपके कॉस्ट की रिकवरी है, मतलब जो आपने पे कर रखा था उसकी रिकवरी है ये आपके लिए। तो प्री एक्विजिशन डिविडेंड क्या होता है, ये आपके कॉस्ट की रिकवरी होता है। तो प्री एक्विजिशन डिविडेंड जो है वो माइनस हो जाएगा और आपके पास बच जाएगा कॉस्ट प्राइस। सर फेयर वैल्यू क्या होता है? बेटा फेयर वैल्यू वो प्राइस होता है जहां पर एक नॉलेजेबल कस्टमर एक नॉलेजेबल सेलर के साथ अपने एसेट को एक्सचेंज करता है एक ऐसे प्राइस के ऊपर। पढ़िए क्या लिखा है, इट मीन्स अ प्राइस एट विच अ नॉलेजेबल बायर एंड कैन एक्सचेंज एन एसेट विद अ नॉलेजेबल सेलर एट आर्म्स लेंथ प्राइस। आर्म्स लेंथ का मतलब प्राइस मतलब जेन्युइन प्राइस। और जनरली जो हमारे पास ये आता है ना फेयर वैल्यू, उसमें दो चीजें कवर होती हैं। एक तो क्या है आपका पहले पॉइंट पढ़ो, मार्केट प्राइस है। दूसरा पॉइंट क्या है, एनआरवी। एनआरवी का मतलब क्या, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। यहां पर फिर से आपके एसेट का या इन्वेस्टमेंट का सेल प्राइस आ गया, माइनस उसे बेचने में आपने कोई खर्चा किया है, एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंस, तो वो भी माइनस हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपके हाथ में जो बचेगा वो आपका एनआरवी रहेगा। तो मार्केट प्राइस आ गया एनआरवी में, और जो भी दोनों में से क्वेश्चन में गिवन होगा वो हम ले लेंगे। क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो जो मार्केट प्राइस है वही हमारा फेयर वैल्यू बन जाता है। फेयर वैल्यू को हम सिंपल सी भाषा में बोल सकते हैं कि आपके इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू। बताओ जी, पॉइंट समझ में आता है? उसके अलावा जब मैंने आपको एएस पढ़ाया तो मैंने आपको एएस का आंसर कैसे लिखना है ये भी बताया था, और बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑलवेज मेंशन, सबसे पहला काम क्या करना है, एएस का नंबर और नाम लिखना है। आप जिस एएस के बारे में बता रहे हैं उसके बारे में लिखिए, नाम लिखिए, उसका नंबर लिखिए, दोनों बहुत जरूरी है। उसके बाद जिस पॉइंट से लेकर रिलेटेड, एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ एएस रिलेटेड टू द क्वेश्चन आस्क्ड इन एग्जाम। अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन वैल्यूएशन का आया है तो वैल्यूएशन के बारे में बताइए, क्वेश्चन में इनिशियल का आया तो इनिशियल के बारे में बताइए, सब्सिक्वेंट का आया तो सब्सिक्वेंट के बारे में बताइए, जो बता मांगा है क्वेश्चन ने उसके बारे में बताइए। प्रोविजन उसी का एक्सप्लेन करना है, पूरा एएस एक्सप्लेन करने नहीं बैठना है। पढ़ो क्या लिखा है, एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ एएस रिलेटेड टू द क्वेश्चन आस्क्ड इन एग्जाम, नॉट कंप्लीट एएस। ज्ञान नहीं पेल के आना है वहां पर, आपको आता है मैं मानता हूं, लेकिन आप अपना ज्ञान नहीं पेलेंगे, आप सिर्फ वहां पर जो आपसे पूछा गया है उसको बताएंगे, ना कि आलतू फालतू। एग्जामिनर ये चाहता है कि कंटेंट उसको सही मिले, सॉलिड मिले। अगर आप सही चीज देकर आएंगे तो मार्क्स भी पूरे मिल जाएंगे, लेकिन आप जबरदस्ती उसके लेंथ को बढ़ाए जा रहे हो, 2 पेजेस में लाए जा रहे हो, लेकिन उसका फायदा क्या? वो कहानी पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है, आपके आंसर्स में इंटरेस्टेड है, और सही होना चाहिए। उसके अलावा आपने अपना रिलेट करना है, क्या डिस्कस करना है, कनेक्ट करना है विद फैक्ट्स ऑफ द केस जो क्वेश्चन में बोले गए हैं। प्रोविजन को रिलेट करना है क्वेश्चन के फैक्ट्स के साथ, यानी क्वेश्चन ने अगर बोला कि भाई मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है, आपका प्रोविजन वैल्यूएशन के रिगार्डिंग है, तो बताइए मेरी वैल्यूएशन कैसी होगी, आप किस बेसिस पे करेंगे, कॉस्ट और फेयर वैल्यू व्हिचएवर इज लोअर पे करेंगे या फिर कॉस्ट माइनस प्रोविजन पे करेंगे, तो आपके पास इन्वेस्टमेंट करंट है, परमानेंट है, ये सब बातें करनी पड़ेगी। और फाइनली आकर आपको कंक्लूड करना पड़ेगा, कंक्लूजन देना होगा। कंक्लूजन में ध्यान रखना, अगर आपको लग रहा है कि आपके पास एक से ज्यादा आंसर अवेलेबल हैं तो आप हमेशा उन दोनों आंसर्स को लेकर आए। ऑलवेज गिव ऑल्टरनेटिव आंसर इफ पॉसिबल। अगर आपको लग रहा है कि हाँ पॉसिबिलिटी बन रही है, क्वेश्चन साइलेंट है, 2 पॉइंट बन सकते हैं, तो हमेशा दूसरा आंसर भी देकर आइएगा। ये पॉइंट हमने किया था अपने पास। उसके अलावा मैंने आपको क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 करवाया था, लिखवाया था, सेम पैटर्न में आपने क्लास में लिखा हुआ है। प्लीज
इसी ऑर्डर में रिवाइज भी करें। एक चीज की रिक्वेस्ट है आप सबसे, जब भी आप अपने पास कोई भी चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं, तो जिस ऑर्डर में मैं रिवाइज करा रहा हूं, मैं सारे कॉन्सेप्ट करा रहा हूं ना आपको, तो आप उसके बाद जितने भी कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चंस मैंने क्लास में कराए हैं, लिखवा कर, बोलकर, पढ़कर, जैसे भी हैं, उसको प्लीज उसी ऑर्डर में रिवाइज करें। और हर एएस में एक आदत डाल लो, 4 से 5 क्वेश्चन लिखने हैं आपने। अगर आपने 4 से 5 क्वेश्चन लिखे ना, तो आपको पक्का 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 बहुत अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। आपके लिए जरूरी है लिखना। आप देखते हो ना आजकल लॉ के पेपर में, टेक्स्ट के पेपर में मार्क्स नहीं आते बच्चों के। क्यों नहीं आते? क्योंकि लिखते नहीं है, आदत नहीं लिखने की। और वो थोड़ी दिक्कत की बात है। इस बार का लॉ का पेपर जानलेवा पेपर आया था, जानलेवा कहते हैं ना, वो पक्का जान ले लेना किसी की, वही वाला काम हुआ। लेकिन फिर भी बच्चों ने अच्छा स्कोर किया, 60, 70, 77, 78 मार्क्स तक मैंने हाईएस्ट देखे हैं इस बार। और आप सोच सकते हैं अगर बच्चा 78 मार्क्स उस पेपर में लेके आया जो सबका अब तक का सबसे टफेस्ट लॉ एग्जाम बोला गया इन हिस्ट्री, उसका सोचिए बच्चों की कितनी अच्छी पावर कमांड रही होगी लॉ के ऊपर। लिखना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपने वो किया तो आपके भी मार्क्स अच्छे होंगे। सेम चीज यहाँ एएस में भी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके 5 में से 5 मार्क्स आए, और इसमें तो बहुत मेन पार्ट प्रैक्टिकल होता है यार। कॉन्सेप्ट लिखना है यार, प्रोविजन लिखना है, प्रोविजन लिखने का बाकी सॉल्व करना होता है। तो एएस के अंदर तो 5 मार्क्स देने लिटरली लड्डू है यार, लड्डू, बिल्कुल लड्डू। तो ये वाला पार्ट था आपका बेसिक का, जो मैंने आपकी फर्स्ट क्लास में आपको रिवाइज कराया था या पढ़ाया था। उसके बेसिस पर अब मैं आगे चलूंगा और मैं आपको सेकंड पार्ट के बारे में बताऊंगा। सेकंड पार्ट में हमारे पास एक टॉपिक और कवर होता था, रीक्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट का। किस चीज का जी? रीक्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। हमारा ये फर्स्ट पार्ट के बाद सेकंड पार्ट में आपके लिए ओपन कर देता हूं। क्या हुआ? एक सेकेंड। तो बेसिकली रीक्लासिफिकेशन में और कुछ नहीं है। आपके पास जो इन्वेस्टमेंट करंट में है, कल को आपका मन करे कि बिडू लोग मेरे को तो उसको रखने का नहीं है, मेरे को तो उसको बेचने का है, या फिर जब मैंने बेचने के लिए लिया मेरे को लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, तो हो सकता है कि आपके पास इन्वेस्टमेंट जो शॉर्ट टर्म के लिए थी, अब आपका मन कर गया जी मैं तो उसे लॉन्ग टर्म रखने वाला हूं। तो आप बेसिकली क्या करना चाहते हो? आप अपनी इन्वेस्टमेंट को रीक्लासिफाई करना चाहते हो। आपने देखा रीक्लासिफाई मतलब मैं कह सकता हूं कि एक तरह से आपकी इन्वेस्टमेंट है एक गिरगिट की तरह, और वो गिरगिट अपना रंग बदल रही है। अब रंग क्यों बदल रही है? क्योंकि आप चाहते हो, आपकी इंटेंशन, आपकी नीयत खराब हो गई है। आपको लग रहा था कि भाई इन्वेस्टमेंट को शॉर्ट टर्म रखेंगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट रिटर्न अच्छा दे रही है, आपको लग रहा है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है, तो क्यों ना एक काम करते हैं ना, इसको लॉन्ग टर्म के लिए रख लेते हैं। इसका मतलब आपकी नीयत में खोट आ गया। अब ऐसे ही अगर आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म में थी लेकिन उसके हालात खराब है, वो इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न नहीं देने वाली, तो अब आपके मन में क्या आ रहा है कि एक काम करते हैं इसको यार बेच देते हैं। इसका मतलब आप रिक्लासिफाई कर सकते हो। आप अपनी करंट इन्वेस्टमेंट को परमानेंट में कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर परमानेंट इन्वेस्टमेंट को करंट में कन्वर्ट कर सकते हो। और जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो आपके पास 2 केसेस तो बनेंगे बनेंगे। देखिए पहला केस क्या लिखा है, करंट इन्वेस्टमेंट कन्वर्टेड या रिक्लासिफाइड इनटू परमानेंट इन्वेस्टमेंट, दैट इज सीआई से पीआई। सीआई से क्या बना? पीआई। और दूसरे वाले केस में परमानेंट इन्वेस्टमेंट कन्वर्टेड या रिक्लासिफाइड इनटू करंट इन्वेस्टमेंट, दैट इज पीआई से सीआई। तो आपके पास ये 2 केसेस बनते हैं। आपको सिर्फ पॉइंट ध्यान रखना है कौन सी प्राइस पे वैल्यू किया जाएगा। ये देखिए क्या लिखा है, अगर मैं सीआई से पीआई में जाता हूं तो मैं पीआई को वैल्यू करूंगा। इन दिस केस परमानेंट इन्वेस्टमेंट विल बी वैल्यूड एट किस पे? लोअर। लोअर ऑफ व्हाट? कॉस्ट प्राइस और फेयर वैल्यू ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। मतलब सर जिस दिन आप सीआई से पीआई में जा रहे हो तो पीआई का वैल्यूएशन होगा, और कौन से प्राइस पे होगा? कॉस्ट प्राइस और फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू लेकिन किस दिन की लेनी है? ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर की लेनी। ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर जो आपका फेयर वैल्यू था उस प्राइस पे आप इसे कन्वर्ट करेंगे। आती है बात समझ में? तो कॉस्ट प्राइस और फेयर वैल्यू ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, समझते हो? उसके अलावा अगर आप पीआई से सीआई पे जाते हो, पीआई से सीआई पे जाते हो, तो इन दैट केस अब आपकी बुक्स में सीआई वैल्यू होगा। सीआई मतलब करंट इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगा, और ये भी लोअर पे होगा, लेकिन अब लोअर किसका होगा? कॉस्ट प्राइस और कैरिंग वैल्यू व्हिचएवर इज लोअर। कॉस्ट प्राइस और कैरिंग वैल्यू व्हिचएवर इज लोअर। पढ़ो क्या लिखा है, इन दिस केस करंट इन्वेस्टमेंट विल बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट प्राइस और कैरिंग वैल्यू ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। तो दोनों के दोनों हमारे लिए रिक्लासिफिकेबल हैं। हम अपने पास सीआई से पीआई जा सकते हैं, पीआई से सीआई जा सकते हैं, लेकिन वैल्यू किस पे करना है ये आपको देखना होगा। लोअर पे वैल्यू होगा। अगर सीआई से पीआई जा रहा हूं तो वैल्यू करूंगा कॉस्ट और फेयर वैल्यू ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, और अगर मैं पीआई से सीआई जा रहा हूं तो सीआई वैल्यू होगा कॉस्ट प्राइस और कैरिंग वैल्यू व्हिचएवर इज लोअर। लेकिन कैरिंग वैल्यू किस दिन की चाहिए? ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। कैरिंग वैल्यू क्या होती है? कॉस्ट प्राइस माइनस प्रोविजन फॉर डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट।
बताओ जी, ये पॉइंट समझ में आता है? ये वाली बातें हमारी थी एएस के रिगार्डिंग। अगर आप इसको लेके चलेंगे तो इसके बाद एग्जाम्पल करा रखे हैं क्लास में, क्वेश्चन नंबर 13 करा रखा है, और काफी क्वेश्चन उसके बाद आप लोगों से भी लिखवा के करवाए थे। मेरे एएस को लेकर यहीं से क्वेश्चन बनेगा, वैल्यूएशन का क्वेश्चन बनेगा, या फिर इन्वेस्टमेंट के रिक्लासिफिकेशन का क्वेश्चन बनेगा। तो ये दो क्वेश्चन बन सकते हैं। ऑल्दो पिछले 5 अटेम्प्ट में एक बार भी क्वेश्चन नहीं पूछ रहा आईसीएआई। मैं चाहता हूं कि इन्वेस्टमेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछे, आसान क्वेश्चन हुआ करते थे यार, लेकिन अब पूछ नहीं रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो करेंगे कोशिश। और अगर इन्वेस्टमेंट के चैप्टर से क्वेश्चन आ गया तो दो तरह की इन्वेस्टमेंट मानी जाती थी, याद है आपको? इन्वेस्टमेंट एज पर चैप्टर हमारे पास दो तरह की, ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसमें हम इनकम अर्न करते थे फिक्स्ड, इन्वेस्टमेंट बेयरिंग फिक्स्ड इनकम, इन्वेस्टमेंट बेयरिंग फिक्स्ड इनकम। अब वो इन्वेस्टमेंट बेयरिंग फिक्स्ड इनकम कहां से आ रही है? डिबेंचर से आ रही है, या प्रेफरेंस शेयर से भी आ सकती है, लेकिन जनरली क्वेश्चन हमें मिलेगा डिबेंचर्स का, बॉन्ड्स का, तो हम उसी के बेसिस पे बात करेंगे। तो डिबेंचर और बॉन्ड से हमें इनकम कैसे मिलेगी? और दूसरी हमारे पास इनकम आ सकती थी इक्विटी शेयर से, जो कि हमारे लिए हो जाएगी वेरिएबल इनकम। इन्वेस्टमेंट बेयरिंग फिक्स्ड इनकम दैट इज डिबेंचर और बॉन्ड्स, इन्वेस्टमेंट बेयरिंग वेरिएबल इनकम दैट इज इक्विटी शेयर्स। और हमारे पास जो इनकम इन्वेस्टमेंट बेयरिंग फिक्स्ड इनकम वाला होगा उसमें एक अकाउंट बनता था। याद करो अकाउंट क्या क्या था, क्या कॉलम थे उसके अंदर? डेट, पर्टिकुलर, यहां पर आप फेस वैल्यू डाल सकते हैं या फिर नंबर ऑफ डिवेंचर्स भी डाल सकते हैं, इंटरेस्ट एंड अमाउंट। ये डेबिट के थे, सेम क्रेडिट में आ जाएंगे। फिर से बोलो कौन कौन से थे, बताओ बताओ बताओ। डेट, पर्टिकुलर, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू जो है नंबर ऑफ डिवेंचर्स भी डाल सकते हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड्स भी डाल सकते हैं, इंटरेस्ट का कॉलम आएगा और उसके अलावा अमाउंट का कॉलम आएगा। ये डेबिट क्रेडिट में दोनों में ऐसे ही आएगा। और यहाँ पर जो बैलेंस आ रहा है, ये जो अमाउंट यहाँ पर आ रहे हैं, इन बैलेंस के बाद इनमें क्या क्या चीजें हम लिखेंगे? सबसे पहली चीज हम लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो बैलेंस ब्रॉट डाउन है वो ये है, और बैलेंस ब्रॉट डाउन के अंदर फेस वैल्यू तो आएगी, इंटरेस्ट भी आ सकता था। इंटरेस्ट का आता था, याद है आपको? अक्रूड इंटरेस्ट। कोई बच्चा याद करेगा प्लीज मुझे? अब मैं चाहता हूं कि आप जब भी इस क्लास को देख रहे हैं ना, आप प्लीज एक बार रिवाइज भी करें। अक्रूड इंटरेस्ट कब बनता था? अक्रूड इंटरेस्ट बनता था जब हमारी इंटरेस्ट डेट और ईयर एंड डेट सेम है? नहीं, अलग अलग है। जब जब इंटरेस्ट डेट और ईयर एंड डेट अलग अलग होगा, अक्रूवल कॉन्सेप्ट आएगा। जब जब हमारा इंटरेस्ट डेट और ईयर एंड डेट अलग अलग होगा तो हमारा अक्रूवल कॉन्सेप्ट आएगा। ओपनिंग में भी आएगा और क्लोजिंग में भी आएगा, ओपनिंग में भी आएगा और क्लोजिंग में भी आएगा। निकलिया कैसे सर? अभी लिखाता हूं, अभी समझाऊंगा आपको। फेस वैल्यू लेंगे, रेट लेंगे और टाइम लेंगे। टाइम क्या होगा? टाइम होगा जो भी आपका ईयर एंड डेट है उससे पहले वाला लास्ट इंटरेस्ट डेट, पहले वाला लास्ट इंटरेस्ट डेट, उस पीरियड का इंटरेस्ट निकलेगा। बट अभी एक एक करके बात करेंगे सबके बारे में। सबसे पहले बात करेंगे परचेज के बारे में। परचेज, हाँ, आप इन्वेस्टमेंट खरीदोगे ना, इन्वेस्टमेंट खरीदते तो आपको दो अमाउंट पे करने थे, एक अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट कॉस्ट का और दूसरा इंटरेस्ट फॉर एक्सपायर्ड पीरियड। ऐसे ही अगर आप इन्वेस्टमेंट सेल कर रहे हो फिर दो अमाउंट आप रिसीव करते थे, ड्यू डेट पर इंटरेस्ट रिसीव भी करते थे, बैलेंस कैरी डाउन वैल्यूएशन भी निकालते थे, इनके ऊपर होने वाला प्रॉफिट और लॉस भी निकलता था। तो यहाँ पे करीबन आपके पास 5 वर्किंग नोट बने हुए थे। और ध्यान रखना एक इंपॉर्टेंट चीज, आप अगर देखोगे तो हमारे अमाउंट कॉलम में जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आती है वो एक्स इंटरेस्ट वैल्यू होती है। कौन सी वैल्यू होती है? एक्स इंटरेस्ट वैल्यू। अगर क्वेश्चन हमें कम इंटरेस्ट वैल्यू देगा तो हम उसे किस में कन्वर्ट कर देंगे? एक्स इंटरेस्ट वैल्यू में कन्वर्ट कर देंगे। ये ध्यान रखना है आपको पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। अब ऐसे ही करके मैं एक एक करके इन सबके बारे में बात करता हूँ। पहले बात करता हूँ अक्रूड इंटरेस्ट के बारे में। और अक्रूड इंटरेस्ट का ये एग्जाम्पल मैंने हर बार दिया है बच्चों को। जब जब इंटरेस्ट डेट और ईयर एंड डेट अलग अलग होगी हमारा अक्रूड इंटरेस्ट निकलेगा। इसके छोटे से वर्किंग नोट्स हैं या छोटे से पॉइंट्स हैं, पढ़ो क्या लिखा है। Whenever interest date and year end dates are different, calculation should be made for accrued interest. Whenever interest date and year end dates are different, calculation should be made for accrued interest. दूसरा, similar calculation will be made for closing balance also. Opening के लिए किया, closing के लिए भी करो। कैसे निकालोगे? पढ़ो फिर से क्या लिखा है। Face value of investment held on 31st March. जो आपके पास इन्वेस्टमेंट की फेस वैल्यू है वो लेनी है, इनटू आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट लेना है, और कहां से? ईयर एंड डेट से माइनस कर दीजिए लास्ट इंटरेस्ट डेट। ईयर एंड डेट से माइनस कर दीजिए लास्ट इंटरेस्ट डेट। बताइए, समझ रहे हैं आप बात को? और फोर्थ पढ़ो क्या लिखा हुआ है। इफ इंटरेस्ट डेट एंड ईयर एंड डेट फॉल्स ऑन सेम डे, अगर दोनों सेम डेट पे पड़ गए हैं, देन नो अक्रूड इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड। कोई अक्रूड इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। सिंपल सी बात है। ये 4 पॉइंट का ध्यान रखना है, और इन चारों पॉइंट में सबसे काम की बात यही होती है, जब जब आपका इंटरेस्ट डेट और ईयर एंड डेट अलग अलग है तो आप अक्रूड इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। और ये इंटरेस्ट निकालने का सिंपल तरीका क्या? उस दिन की फेस वैल्यू इनटू रेट इनटू टाइम। टाइम हमेशा क्या होगा? इंटरेस्ट डेट माइनस लास्ट इंटरेस्ट डेट, यानी कि ईयर एंड डेट माइनस लास्ट इंटरेस्ट डेट आपका बेसिकली टाइम होगा।
तो ये आपका बेसिक था पहले पॉइंट को रिगार्डिंग अक्रूड इंटरेस्ट के रिगार्डिंग। फिर मैं आगे चलना चाहूंगा परचेज के रिगार्डिंग कि परचेज में क्या क्या आएगा। ये मैंने अक्रूड इंटरेस्ट के क्वेश्चन भी कराए थे आपको, लेकिन परचेज में क्या क्या आता है वो समझ लीजिए। मैं सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन कर रहा हूं ताकि आपका दिमाग खुल जाए और आपको याद आ जाए कि आपने पहले क्या पढ़ रखा है मेरे पास। और सबका सब कॉपी में लिखा हुआ है यार, सबका सब, तो ध्यान सिर्फ समझने पे रहना चाहिए। मैंने आपसे कहा था जब भी हम कोई इन्वेस्टमेंट खरीदते हैं तो हम इन्वेस्टमेंट के लिए 2 अमाउंट पे करते हैं। पहला अमाउंट जो हमारी इन्वेस्टमेंट की परचेज प्राइस है, और ये परचेज प्राइस हमेशा एक्स इंटरेस्ट वैल्यू होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? एक्स इंटरेस्ट वैल्यू। दूसरा हम क्या पे करते हैं? हम पे करते हैं इंटरेस्ट, इंटरेस्ट फॉर एक्सपायर्ड पीरियड। एक्सपायर्ड पीरियड, हाँ, वो क्या होता है सर? वो पीरियड होता है बेटा जब आपने परचेज किया उससे पीछे लास्ट इंटरेस्ट कब आया था। तो परचेज डेट माइनस लास्ट इंटरेस्ट डेट, परचेज डेट माइनस लास्ट इंटरेस्ट डेट। तो पढ़िए, एट टाइम ऑफ परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर विल पे टू कंसिडरेशन, इन्वेस्टर विल पे टू कंसिडरेशन, दैट इज परचेज कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो कि एक्स इंटरेस्ट वैल्यू होगी, और उसके अलावा इंटरेस्ट फॉर एक्सपायर्ड पीरियड जो परचेज डेट माइनस लास्ट इंटरेस्ट डेट होगा, परचेज डेट माइनस लास्ट इंटरेस्ट डेट होगा। तो आपके पास 2 अमाउंट आ रहे हैं और इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? आप जो इन्वेस्टमेंट के लिए पेमेंट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट एक्स इंटरेस्ट वैल्यू के साथ, फिर आप जो इंटरेस्ट के लिए पेमेंट कर रहे हैं इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, फिर से इंटरेस्ट फॉर एक्सपायर्ड पीरियड के साथ, और टू बैंक अकाउंट जो भी आपने पेमेंट किया, और जो ये वैल्यू जारी होगी ये एक्स इंटरेस्ट, इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट बन जाएगा। अगर क्वेश्चन मुझे कभी भी कम इंटरेस्ट देगा तो मुझे एक्स इंटरेस्ट पे जाने के लिए कम इंटरेस्ट में से इंटरेस्ट फॉर एक्सपायर्ड पीरियड माइनस करना होगा, क्योंकि मेरी जो ये वाली एंट्री है ये हमेशा कौन सी वैल्यू से आनी चाहिए? एक्स इंटरेस्ट से। तो अगर मैं आपको क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट दे रहा हूं तो मैं इंटरेस्ट फॉर एक्सपायर्ड पीरियड उसमें से माइनस करूंगा, तब जाके मेरे पास एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट बचेगा। समझते हो बात को? बात समझ में आई है वाली? कुछ नोट्स भी हैं इसके साथ साथ, वो पढ़ लेते हैं एक बारी। आप जब भी कोई इन्वेस्टमेंट खरीदते हो तो उसके ऊपर क्या पे करते हो? कमीशन पे करते हो, और जो भी कमीशन पे होती है वो हमेशा पे होती है कि आपने जो कोटेड प्राइस रखा था उस वैल्यू पे। कमीशन का मतलब खरीदते वक्त करने वाला खर्चा, आपने वो खर्चा जो पे करना है उसे अपनी एसेट इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में ऐड भी करना है। तो कमीशन पेड ऑन परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट विल बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इट विल बी कैलकुलेटेड अपॉन कोटेड वैल्यू, दैट इज कम इंटरेस्ट वैल्यू या एक्स इंटरेस्ट वैल्यू। क्वेश्चन जो बोलेगा वो वाली वैल्यू, क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा तो क्या मानेंगे? याद है, एक्स इंटरेस्ट वैल्यू as specified by question. अच्छा, stamp duty paid will also be added to the cost of investment and it will always be calculated upon x interest value. किस पे कैलकुलेट करेंगे इसे? x इंटरेस्ट वैल्यू पे। स्टैम्प ड्यूटी वो जो गवर्नमेंट को जाती है तो वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट की वैल्यू पे जाएगी, ना कि इंटरेस्ट की वैल्यू पे। इसलिए हमेशा x इंटरेस्ट वैल्यू, x मतलब इंटरेस्ट का मतलब क्या? एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट वैल्यू। और उसके बाद इफ क्वेश्चन इज साइलेंट ऑलवेज अज्यूम एक्स इंटरेस्ट वैल्यू। क्वेश्चन अगर कुछ नहीं बोल रहा है तो आपके लिए वो एक्स इंटरेस्ट वैल्यू रहने वाला है। ये आपका परचेज तक का पॉइंट हो गया है। और उसके बाद मैंने आपको परचेज के 3 एग्जाम्पल कराए थे, कम इंटरेस्ट के साथ, एक्स इंटरेस्ट के साथ और वैल्यूएशन निकालने के साथ। तो मैं चाहता हूं कि जब आप ये टॉपिक वीडियो देख रहे होंगे इसी के इमीडिएट बाद ये वाले एग्जाम्पल कर लेना, हाथ से कर लेना। हाथ से कर लोगे ना तो आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं आएगी। और क्वेश्चन करना मुश्किल काम नहीं है, बस कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना जरूरी है। ये कॉन्सेप्ट जो रिवाइज हो रहे हैं ना ये आपको हेल्प करेंगे, मेरी बात मानिएगा इस चीज को। जितने भी कॉन्सेप्ट आप रिवाइज कर रहे हैं ये सब आपको हेल्प करने वाले हैं, बहुत जरूरी है इनका हेल्प करना। देख लीजिए एक बारी, कोई दिक्कत परेशानी इसमें से है तो बताइए। मैं आपको 2 मिनट के बाद ब्रेक दे रहा हूँ, 2 मिनट के अंदर आप एक बार चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए।
हाँ जी, कंप्लीट है यहां तक की बात। तो ये था आपका ओपनिंग अक्रूड हो गया और उसके बाद आपका परचेज भी हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आपके साथ बात करते हैं सेल के रिगार्डिंग। सेल के रिगार्डिंग यहाँ पे क्या क्या पॉइंट आएंगे वो देख लेते हैं। चलिए, तो सेल के अंदर देखो, जो परचेज में था आपने पे किया, अब आपको रिसीव करना है। तो जब भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट को बेचेंगे तो आपको दो अमाउंट मिलेंगे, एक तो सेल कंसिडरेशन जो सेल्स का अमाउंट है, और दूसरा फिर से इंटरेस्ट एक्सपायर्ड पीरियड वाला। ये कौन सा होगा सर? वही होगा, सेम वो होगा जो आप पे करके आए हो, दूसरा बंदा रिसीव करता है, तो उसके पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूं। सेल डेट माइनस लास्ट इंटरेस्ट डेट, सेल डेट माइनस लास्ट इंटरेस्ट डेट। पढ़िए, एट टाइम ऑफ सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट सेलर विल रिसीव टू अमाउंट्स या कंसिडरेशन एज फॉलोज। पहला सेल्स कंसिडरेशन, दैट इज नेट सेल्स वैल्यू एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट वैल्यू, मतलब सेल्स के अंदर भी आपका इंटरेस्ट का अमाउंट नहीं होना चाहिए। सेल्स का अमाउंट में से इंटरेस्ट हटाने के बाद जो वैल्यू आएगी नेट सेल्स वैल्यू या फिर एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट वैल्यू, वो ली जाएगी। और उसके बाद यहां पर आ गया इंटरेस्ट फॉर एक्सपायर्ड पीरियड। एक्सपायर्ड पीरियड फिर से कैसे निकलेगा? सेल डेट माइनस लास्ट इंटरेस्ट डेट। और एंट्री क्या होगी सर इसके अंदर? बेटा पैसा आना है जाना है? पैसा आना है सर, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। लेकिन इन्वेस्टमेंट कौन सी वैल्यू पे आएगी? एक्स इंटरेस्ट वैल्यू पे आएगी। और उसके बाद इंटरेस्ट भी आएगा। इंटरेस्ट कौन से पीरियड का आएगा सर? एक्सपायर्ड पीरियड का आएगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, इसमें एक अच्छा पॉइंट है, जब भी आप सेल करेंगे अपनी इन्वेस्टमेंट की तो आपको कमीशन देनी पड़ेगी। जब हमने परचेज के टाइम पे कमीशन दी थी ना, तो वो कमीशन जाके इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में प्लस हो गई थी। लेकिन अब आपके पास इन्वेस्टमेंट जो आपने बेची है उस वक्त पर जो कमीशन दी है वो आपकी इन्वेस्टमेंट की कंसिडरेशन से माइनस हो जाएगी। तो आपके पास सेकंड नोट पढ़ना, सेकंड नोट जो सबसे लास्ट में लिखा है, कमीशन पेड ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट विल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम सेल्स कंसिडरेशन दैट इज नेट सेल्स वैल्यू। और फर्स्ट पॉइंट पढ़ लो, एनी प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट विल बी ट्रांसफर टू, कहां ट्रांसफर किया जाएगा? पीएनएल अकाउंट के अंदर। तो जो भी आपका प्रॉफिट और लॉस हो रहा है इन्वेस्टमेंट को बेचने में, वो आपके प्रॉफिट और लॉस का पार्ट रहेगा। लो जी, ये वाला पार्ट रहा सेल के रिगार्डिंग। और सेल के रिगार्डिंग फिर मैंने आपको 2-3 एग्जाम्पल कराए और अगले पॉइंट पे हम आए जो था हमारा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हमें कब मिलता है? हमारी ड्यू डेट्स पे, 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर, 31 मार्च। जनरली साल में 2 बार होता है और उन 2 बार पे जो भी उस दिन की फेस वैल्यू होती है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आपने बेचा, आपने खरीदा, आपने कुछ भी किया हो, 30 सितंबर, 31 मार्च, जो भी आपकी इंटरेस्ट डेट है उस दिन पर जो भी फेस वैल्यू है उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 6 मंथ्स। अगर साल में 2 बार इंटरेस्ट दे रहे हो तो 6/12, साल में 3 बार इंटरेस्ट दोगे, 4 बार इंटरेस्ट दोगे तो 3/12, एनुअली इंटरेस्ट दोगे तो 12/12। करना क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन ड्यू डेट्स। एंड नोट पढ़ो ध्यान से क्या लिखा है, ऑन एवरी इंटरेस्ट डेट इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड एंड रिसीव थ्रू अबव जर्नल एंट्री। हर जर्नल एंट्री पे दिन पे इंटरेस्ट की डेट पे आप कैलकुलेट करेंगे। और निकालेंगे कैसे बेटा? इंटरेस्ट फेस वैल्यू हेल्ड ऑन इंटरेस्ट डेट। मैं फिर से बोलूंगा, कितना बेचा, कितना खरीदा, उसका काम आप ऑलरेडी कर चुके हो, उसके ऊपर इंटरेस्ट आप पे भी कर चुके हो खरीदते वक्त और बेचते वक्त रिसीव भी कर चुके हो। तो आपको इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि आपकी इन्वेस्टमेंट की फेस वैल्यू उस दिन कितनी और कैसे आई है। जितनी भी है उसके ऊपर रेट से मल्टीप्लाई इनटू टाइम अपॉन 12। फेस वैल्यू हेल्ड ऑन इंटरेस्ट डेट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम बाय 12। ये इंटरेस्ट का टॉपिक। और 5 नोट से 4 हो चुके हैं, एक और बचा है। और वो एक किस चीज का बचा है? वो बचा है आपके पास वैल्यूएशन के रिगार्डिंग। और वैल्यूएशन बेसिकली इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन कुछ ना बोला हो तो आप हमेशा क्या मानोगे कि करंट इन्वेस्टमेंट है। और करंट इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन हमेशा कौन से प्राइस पे होता है? कॉस्ट प्राइस और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। कॉस्ट प्राइस क्वेश्चन में गिवन होगा, लेकिन उस कॉस्ट प्राइस को लेकर आपको मेथड लगाने पड़ेंगे। कुछ ना बोला हो तो आप हमेशा वेटेड एवरेज मेथड लगाएंगे। क्वेश्चन ने फीफो बोला होगा तो फीफो के हिसाब से लगाएंगे। वेटेड एवरेज और फीफो का जो भी कॉस्ट निकल के आएगा उसका कंपैरिजन होगा फेयर वैल्यू के साथ, और विच एवर इज लोअर आपकी इन्वेस्टमेंट की वर्थ बन जाएगी, वैल्यूएशन बन जाएगी। और उस वैल्यूएशन को आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डालने के बाद जो भी डिफरेंस होगा उसे प्रॉफिट और लॉस में ट्रांसफर कर देंगे एज बैलेंसिंग फिगर। तो आपके पास वैल्यूएशन पढ़ लीजिए क्या क्या लिखी हुई है। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट एज ऑन 31 मार्च, दैट इज बैलेंस शीट डेट। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट इन्वेस्टमेंट देन ऑलवेज अज्यूम इन्वेस्टमेंट हैज एज करंट इन्वेस्टमेंट। हमेशा क्या मानेंगे आप उसे? करंट इन्वेस्टमेंट। एंड करंट इन्वेस्टमेंट शुड बी वैल्यूड एट, किस पे वैल्यू करेंगे? लोअर ऑफ कॉस्ट और फेयर वैल्यू, लोअर ऑफ कॉस्ट और फेयर वैल्यू पर। एंड वेटेड एवरेज मेथड के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर्मूला क्या रहता है? जो भी आपका कॉस्ट प्राइस है
उसमें आ जाइए, ओपनिंग बैलेंस ले लीजिए प्लस परचेज ले लीजिए, डिवाइडेड बाय टोटल फेस वैल्यू कर दीजिए। तो अगर आपके पास ओपनिंग में ये था, परचेज ये था, ये उसका फेस वैल्यू था, और अब इतना फेस वैल्यू हेल्ड है ऑन बैलेंस शीट डेट, वो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। जनरली क्वेश्चन आपको मेथड बता देता है कि फीफो लगाइए, क्वेश्चन आपको वेटेड एवरेज बताएगा कि वेटेड एवरेज लगाइए, क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा तो आप वेटेड एवरेज लगाएंगे, लेकिन कई बार क्वेश्चन हिंट भी देता है। क्वेश्चन बोलता है कि मैंने सेल किया आउट ऑफ ओरिजिनल होल्डिंग, जब वो ओरिजिनल होल्डिंग वाली बात बोल देना, समझ जाना कि ये फीफो की बात चल रही है। ओरिजिनल होल्डिंग का मतलब सबसे पहले परचेज किया गया, उसमें से बेचने की बात हो रही है, तो आपके पास वो फीफो मेथड है, ये हिंट है आपके। और उसके अलावा इसका कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है? फेयर वैल्यू के साथ। जो भी लोअर आएगा वो आपकी वैल्यूएशन बन जाएगी। फीफो के केस में सिर्फ इतना चेंज होगा, जो पहले आया था उसको पहले बेचा जाएगा, जो बच जाएगा वो लेटेस्ट वाला होगा, वैल्यूएशन करते वक्त फिर से कंपैरिजन किया जाएगा और वैल्यूएशन निकाली जाएगी। बस ध्यान रखना, जब हम फेयर वैल्यू के हिसाब से करते हैं ना, जब हम देखो क्या लिखा हुआ है, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट मेथड ऑलवेज यूज वेटेड एवरेज। और अगर हम बात कर रहे हैं फर्स्ट रूल की बात, तो हमें हमेशा ईयर एंड लिखना चाहिए। सेकंड रूल की बात, हमेशा इंटरेस्ट डेट लिखनी चाहिए। थर्ड रूल हमारे पास परचेज सेल का होना चाहिए। ये किस चीज के रूल थे? ये टाइमलाइन के रिगार्डिंग रूल थे। अगर आप कोई टाइमलाइन बना रहे हैं तो टाइमलाइन बनाते वक्त रूल क्या रखना है? सबसे पहले ईयर प्लॉट, फिर उसके बाद इंटरेस्ट डेट प्लॉट्स, एंड देन उसके बाद परचेज और सेल का प्लॉट। इसको करेंगे तो बेसिकली हमेशा आंसर सही निकलेगा, क्योंकि इन क्वेश्चंस के अंदर आपको डेट डालनी पड़ती है। और फीफो के अंदर मैं आपको बोल रहा था, फीफो के अंदर हमेशा क्या करना है, आप फीफो लगाते हैं हमेशा वैल्यूएशन निकालने के लिए, जिसमें आप फीफो की कॉस्ट लेते हैं और फेयर वैल्यू लेते हैं, कंपेयर करते हैं, लोअर आ जाता है। लेकिन फीफो एक AS13 वाला भी था, जहां पर आप फेयर वैल्यू और कॉस्ट को इंडिविजुअली लोअर देखते हैं। तो अगर क्वेश्चन में कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए AS के ऊपर बेस, तो हमेशा लोअर ऑफ एवरी इन्वेस्टमेंट को लिया जाएगा। और अगर मैं क्वेश्चन नॉर्मल करके आ रहा हूं तो मैं सिंपल फेयर वैल्यू और कॉस्ट प्राइस का कंपैरिजन करूंगा। ये वाली बात जो मैं आपको बोल रहा हूं, ये मैंने क्वेश्चन 1 के एंड में एक्स्ट्रा करवा रखी है। AS13 का मेथड फीफो करा रखा था यहां पर, उसमें मैंने कॉस्ट लोअर इंडिविजुअल, ये एज पर AS13 वाला है, फिर ऐसे इसी का लोअर वो भी ले लिया, तब जाके वैल्यूएशन निकाली। और अगर सिंपल में बोलूं, एज क्वेश्चन स्पेसिफाइड फीफो, क्वेश्चन एग्जाम मेथड बोलेगा, तो आप सिंपल सारे के सारे इन्वेस्टमेंट का टोटल करेंगे, उसकी कॉस्ट निकल जाएगी, फिर उसे फेयर वैल्यू से कंपेयर करेंगे, फिर लोअर निकाला जाएगा। क्वेश्चन के अंदर किस तरह का गिवन है उसके बेसिस पे चलना होगा। हिंट मैं आपको बता देता हूं, अगर क्वेश्चन स्पेसिफाई करता है वेटेड एवरेज, तो वेटेड एवरेज यूज करिए। क्वेश्चन साइलेंट है तो भी वेटेड एवरेज यूज करिए। क्वेश्चन बोलता है फीफो यूज करना है तो फीफो यूज करिए एग्जाम मेथड वाला, यानी कि पार्ट 1। और क्वेश्चन स्पेसिफाई करता है फीफो यूज करो एज पर AS13 वाला, तो यूज फीफो एक्स्ट्रा पार्ट 2, जिसमें आप इंडिविजुअल लोअर देखते हैं, इंडिविजुअल लोअर फॉर ईच इन्वेस्टमेंट, इंडिविजुअल लोअर फॉर ईच इन्वेस्टमेंट, ये देखा जाएगा। समझ रहे हो? तो ये वेटेड एवरेज और फीफो के बेसिस पर क्वेश्चन बनते हैं, और एग्जाम के लिए एक अच्छा क्वेश्चन टॉपिक है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। एग्जाम में आ जाएगा तो 7 मार्क्स का क्वेश्चन मुझे एक्सपेक्टेड है कि होना चाहिए। पिछली बार 1-2 बार 4 मार्क्स में भी आया, लेकिन ठीक है, जितना भी आता है उसके हिसाब से आप कंप्लीट करें। और उसके अलावा अब आते हैं अपने पास अपना लास्ट टॉपिक, और इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। एग्जाम के अंदर वेरिएबल इनकम ज्यादा पूछी जाती है, क्योंकि फिक्स इनकम के अंदर आपको वर्किंग ज्यादा करनी पड़ती है और वेरिएबल के अंदर आपको ज्यादा वर्किंग नहीं करनी पड़ती। लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग है, कॉन्सेप्ट वाइज मैंने बहुत डिटेल में लिखवाया था आपको ये, और क्वेश्चन वाइज से बहुत कम टाइम लेता है, एग्जाम के अंदर जल्दी खत्म हो जाता है। ध्यान से पढ़ते हैं, एक बार समझते हैं इसके बारे में। आप एक बार पुराने वाला गो थ्रू कर लो, और जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो ना, तो यहाँ पे आगे पॉज कर देना। वेरिएबल वाला अभी नहीं पढ़ना है, नहीं सुनना है आपने, कोई काम का भी नहीं अभी सुनने का आपका। पहले वेरिएबल फिक्स वाला पूरा खत्म करो, उसके क्वेश्चन हाथ से कर लो, जो मैंने क्लास में कराए, जो सब जो होमवर्क दिए वो कर लो, उसके बाद वेरिएबल जाना। तो वीडियो को जाकर यहाँ पर सिंपल सा पॉज करना, तो सर को 2 मिनट बाद सुनते हैं, पहले का फिक्स वाला पूरा कर लेते हैं। समझे आप बात को? तो यहाँ पर 2 मिनट का ब्रेक लो, और उसके बाद फिर फिक्स पूरा करने के बाद पॉज करके फिर आगे बढ़ना। मैं आपको 2 मिनट का ब्रेक देता हूँ, और फिर वेरिएबल का पार्ट शुरू करते हैं हम भी।
हाँ जी बच्चों, तो करें शुरू। तो सेकंड है जी, हमारे पास ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो हमारे लिए वेरिएबल इनकम जनरेट करती है। वेरिएबल का मतलब ये है कि हमें पता नहीं है कि भाई कितना डिविडेंड के नाम पे हमें मिल पाएगा। जब हम फिक्स की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें पता होता है जी डिबेंचर का इंटरेस्ट रेट कितना है और वो फिक्स मिलना ही मिलना है। और जो वेरिएबल की बात आती है तो बात आती है किसके बारे में? इन्वेस्टमेंट के बारे में। इन्वेस्टमेंट के बारे में क्यों? क्योंकि ऐसे इक्विटी शेयर्स के बारे में, इक्विटी शेयर के बारे में क्योंकि इक्विटी शेयर्स के ऊपर डिविडेंड फिक्स नहीं होता और यहाँ पर ना ओपनिंग अक्रूड होगा, ना क्लोजिंग अक्रूड होगा, ना परचेज से पे करना होगा, ना सेल पे रिसीव करना होगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं डिविडेंड रेट है कितना। इसीलिए यहां पर आपके लिए कॉलम कौन कौन से बनेंगे वो देख लीजिए। डेट, पर्टिकुलर, नंबर ऑफ शेयर्स, डिविडेंड कॉलम, डिविडेंड की जगह आप इनकम कॉलम भी बना सकते हैं। उसके अलावा आपके पास अमाउंट आ गया और उसके बाद फिर से वही डेट, पर्टिकुलर, नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे, डिविडेंड या इनकम कॉलम आ जाएगा, जो भी आप बनाना चाहते हैं। आईसीआई दोनों बना देता है, कभी कभार डिविडेंड कॉलम बनाता है, कभी इनकम कॉलम बनाता है, आपको जो सही लगे आप वो बना सकते हैं। इसका क्या डिफरेंस पड़ेगा, इससे क्या फर्क पड़ेगा वो मैं आपको बताऊंगा अभी कैसे करना है। लेकिन सबसे पहले देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है। सबसे पहली चीज, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस है। उसके बाद टू बैंक अकाउंट, परचेज किया आपने। परचेज करने का मतलब यहां पर आपने जो इन्वेस्टमेंट को खरीदा है इक्विटी शेयर्स की फॉर्म में। लेकिन अब आप देख रहे हो ना ही ओपनिंग में अक्रूवल है, ना ही परचेज पे किया गया है, होगा भी नहीं क्योंकि डिविडेंड रेट पता ही नहीं है आपको। सिमिलरली सेल के वक्त पर भी कोई डिविडेंड नहीं है, बस अमाउंट आ रहे हैं। उसके अलावा अगर आपने कोई भी बोनस शेयर इशू किए हैं तो बोनस शेयर में नंबर ऑफ शेयर आएंगे, अमाउंट नहीं आएगा, क्योंकि बोनस शेयर तो होते ही फ्री में है, कुछ भी नहीं आने वाला। हाँ, लेकिन आप जो इन्वेस्टमेंट खरीद रहे हो या बेच रहे हो वो कौन से प्राइस पे आ रही है? कम डिविडेंड, मतलब क्यूमुलेटिव डिविडेंड। मैं ये मानता हूं कि जो मैंने डिविडेंड को शेयर्स को खरीदने के लिए पैसे दिए हैं उसमें डिविडेंड का अमाउंट इंक्लूडिंग है, मुझे अलग से कुछ भी पे करना नहीं पड़ेगा। वो कितना है मुझे नहीं पता, लेकिन है वो क्यूमुलेटिव डिविडेंड, क्योंकि मुझे कोई डिविडेंड बाद में रिकवर होगा। याद है आपको डिविडेंड रिकवर तो था बैंक अकाउंट, प्री एक्विजिशन डिविडेंड। मैंने आपसे कहा था ना अभी, आपके खरीदते ही अगर आपको डिविडेंड मिल जाए तो वो आपकी इनकम नहीं होता, वो आपके कॉस्ट की रिकवरी होता है। और वो कॉस्ट की रिकवरी कहां आती है? आपके अमाउंट कॉलम के। तो अगर आपने 13 पे किया था और 2 रिकवर हो गया तो अल्टीमेटली आपकी कॉस्ट 11 बन गई, आपका 11 से अकाउंट डेबिट हो। और अगर वो पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड है तो इन दैट केस वो आपकी इनकम बन गया। अब प्री है, पोस्ट है, इसके बारे में अभी डिस्कशन करते हैं। नोट्स लिखवा रखे हैं डिटेल में पूरे, वो पढ़वाऊंगा पूरा। उसके अलावा अगर आपके पास कोई राइट शेयर आ रहे हैं तो राइट शेयर्स के अमाउंट भी आएगा, नंबर ऑफ शेयर्स भी आएंगे। और अगर आपने कोई सेल ऑफ राइट किया है तो वो भी अमाउंट कॉलम में आता है। एक्सेप्शन है, इसका भी नोट पढ़वाऊंगा। डिफरेंस बच गया तो प्रॉफिट लॉस में जाएगा और बाय बैलेंस कैरिड डाउन भी आएगा। लेकिन ये सारे के सारे पॉइंट नोट्स के थ्रू पढ़ते हैं तब बेटर समझ में आएगा। पहले पॉइंट पढ़ते हैं, क्या लिखा है। नो डिविडेंड विल बी अक्रूड ऑन ओपनिंग एज वेल एज क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इक्विटी शेयर बिकॉज डिविडेंड रेट इज नॉट अवेलेबल। हमारे पास डिविडेंड रेट होता ही नहीं है। जब डिविडेंड रेट है ही नहीं तो मैं अपने पास ना ओपनिंग निकाल पाऊंगा ना ही क्लोजिंग निकाल पाऊंगा। ना ही नो डिविडेंड विल बी पेड एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ शेयर because dividend rate is not available at a time of purchase and we also assume we have paid कैसा प्राइस पे किया हमने? कम डिविडेंड, क्यूमुलेटिव डिविडेंड प्राइस एट द टाइम ऑफ परचेज। हमने जो प्राइस पे किया है वो क्यूमुलेटिव डिविडेंड ही अज्यूम हो जाएगा अपने आप। कितना है मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ वही माना जाएगा। उसके अलावा नो डिविडेंड विल बी रिसीव एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ शेयर्स। सेल ऑफ शेयर्स के वक्त पे भी डिविडेंड कितना हमने पे रिसीव किया है हमें वो भी नहीं पता है, because dividend rate is not available at a time of sale and we also assume we have received कैसा प्राइस रिसीव किया हमने? कम डिविडेंड प्राइस एट द टाइम ऑफ सेल। सेल के वक्त पे जो हमने डिविडेंड रिसीव किया है वो भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है अलग से, क्योंकि हमें डिविडेंड का रेट फिर से नहीं पता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात अब क्या है वो ये है, एज पर AS 13 डिविडेंड आर ऑफ 2 टाइप्स। कौन कौन से हो सकते हैं बेटा? प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन। थोड़ा सा एग्जाम्पल सुनना और समझना इस चीज को। मेरे पास ईयर की बिगिनिंग में कुछ शेयर्स पहले से हैं, हेल्ड है 10,000 शेयर। 1 मई को मैंने और शेयर खरीद लिए 5,000 शेयर 13 रुपए के रेट से, और मैंने क्या माना ये कैसे हैं? कम डिविडेंड है। फिर 1 जून को मेरे पास बोनस शेयर आए 2,000 शेयर। 1 जुलाई को मेरे पास राइट शेयर आए 5,000 शेयर। 1 अगस्त को मैंने फिर से न्यू इश्यू निकाला 7,000 शेयर्स का, और यहां जाकर मुझे डिविडेंड रिसीव हुआ 22-23 के लिए। 22-23 का मतलब इस साल के लिए। अब इस साल में मेरे पास तो यही शेयर्स थे 10,000। ये शेयर्स पिछली बार किसी और के पास थे, बट मैं अब ये आज मेरे पास है। जब डिविडेंड मिल रहा है तो मेरे पास है ये, तो मेरे को अब 2 शेयर्स पे डिविडेंड मिलेगा, एक तो हेल्ड पे और एक परचेज पे। ध्यान रखना
परचेज शेयर्स पर मैं डिविडेंड रिसीव कर रहा हूं, लेकिन जिस ईयर का ये डिविडेंड है उस ईयर में मैं मालिक नहीं था, तो ये डिविडेंड मेरी इनकम नहीं होगा। ये डिविडेंड बनेगा मेरी कॉस्ट की रिकवरी। फिर से बोलूंगा, परचेज डेट के बाद मुझे अगर कोई डिविडेंड मिल रहा है और वो उस ईयर का डिविडेंड है जिस ईयर में मैं मालिक नहीं था, तो वो डिविडेंड मेरी इनकम नहीं, मेरी कॉस्ट की रिकवरी। इसका मतलब ध्यान रखना, शेयर परचेज डेट पे कोई भी डिविडेंड मिलता है तो आपके कॉस्ट की रिकवरी होता है। और जो शेयर्स आप हेल्ड करते हैं उन शेयर्स पे कोई डिविडेंड मिलेगा तो इसका मतलब आप उस ईयर में मालिक थे, तो ये डिविडेंड आपकी इनकम है। अगर आपकी इनकम है तो इनकम कॉलम में जाएगा, डिविडेंड कॉलम में जाएगा। लेकिन अगर शेयर्स परचेज पे डिविडेंड मिलता है तो वो आपकी इनकम नहीं है, वो आपकी कॉस्ट रिकवरी है और वो अमाउंट कॉलम में जाएगा। मैंने लिखा भी हुआ है इसके बारे में, यहां पर ये देख सकते हैं। 5000 शेयर्स पे 2 रुपए मिले, 10,000 प्री एक्विजिशन डिविडेंड है एंड इट इज not an income, and for investor it will be considered as recovery of cost and credited to amount column in investment account। और यहां पर 10,000 शेयर ऑफ रुपीज टू ईच 20,000 will be considered as post acquisition dividend and will be transferred to dividend column in investment account as income। तो बेसिकली ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान रखनी है आपने। लेकिन अगर उसके बाद कोई डिविडेंड मिल जाए जो कि इंटरिम है, और इंटरिम डिविडेंड होता है आपका करंट ईयर का, और करंट ईयर के शेयर्स जितने उस दिन आपके पास होंगे, देखो ध्यान से देखना, 10 ये हैं, 5 ये हैं, 15, 2 17, 5 22, 7 29, तो 29,000 शेयर पे डिविडेंड मिल रहा है, ये आपकी इनकम बनेगी। जिस दिन इंटरिम डिविडेंड मिलेगा, मान लो यहां पे मिल गया, यहां पर कितने शेयर्स हैं आपके पास, यहां पर आपके पास शेयर्स हैं 22,000, तो 22,000 आपकी इनकम बन जाएगी। तो जब वो डिविडेंड मिल रहा है ना, उस दिन जितने शेयर्स हैं उस पे मिलेगा। जो पहला डिविडेंड था ना ये वाला, ये फाइनल डिविडेंड था। फाइनल डिविडेंड का मतलब पिछले साल का, और पिछले साल का डिविडेंड सिर्फ ओपनिंग पे और परचेज से मिलता है, ना ही बोनस पे मिलता है, ना ही राइट पे मिलता है, ना ही नए शेयर्स पे मिलता है। सिर्फ किस पे मिलता है, परचेज पे और ओपनिंग बैलेंस। लेकिन इंटरिम डिविडेंड उन हर शेयर्स पे मिलता है जो आपके पास उस दिन अवेलेबल है, जो उस दिन अवेलेबल है, तो ये सारा का सारा आपकी इनकम बन जाता है। अब रीड कर लेते हैं इस पॉइंट को। प्री एक्विजिशन डिविडेंड, dividend received on shares purchased before the dividend date, it will be considered as pre-acquisition dividend and it will be credited to, कहां दिखाएंगे इसे, amount column in investment account as क्या माना जाएगा, recovery of cost of investment। उसे recovery of cost बोला जाएगा, उसे cost की रिकवरी के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट अकाउंट के अमाउंट कॉलम में क्रिएट कर दिया जाएगा। और जो पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड है, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स हेल्ड विल बी कंसीडर्ड एज इनकम एंड क्रेडिटेड टू डिविडेंड कॉलम या इनकम कॉलम इन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। जो भी अमाउंट होगा वो इनकम कॉलम में जाएगा, क्योंकि पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड है। कोई डिविडेंड रिसीव नहीं होगा बोनस शेयर्स पे, राइट शेयर्स पे, न्यू इश्यूज पे या सब्सक्राइब ड्यूरिंग द ईयर, बिकॉज these were not available, these shares were not exist in previous year, hence no previous year dividend will be received on these shares। और अगर इंटरिम की बात आ जाएगी तो इंटरिम डिविडेंड हमारे लिए क्या बनता है, इनकम बनता है, एंड क्रेडिटेड होता है कहां पर, डिविडेंड या इन्वेस्टमेंट कॉल इनकम कॉलम में इन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इट विल बी कैलकुलेटेड अपॉन इक्विटी कैपिटल एग्जिस्ट ऑन द डेट ऑफ इंटरिम डिविडेंड। ये हमेशा किस पे निकलेगा, इक्विटी कैपिटल जो उस दिन एग्जिस्ट करता होगा उस वैल्यू के ऊपर निकल के आएगा। अच्छा, इंटरिम डिविडेंड मैंने ऊपर डेट दिखाई थी ना, 1 अक्टूबर को दे रहे हो तो 29,000 शेयर पे जाएगा इनकम कॉलम के अंदर, 15 जुलाई को दे रहे हो तो 22,000 शेयर पे जाएगा इनकम कॉलम के अंदर। सिंपल सी बात, इंपॉर्टेंट चीजें थी, ध्यान दे लीजिए, एक बार खुद रिवाइज कर लीजिए। कोई भी डाउट आए मुझे मैसेज डाल के पूछ लीजिएगा कि सर ये कैसे आया था। ऑल्दो मैंने आपको क्लासेस में बिल्कुल डिटेल में ऐसे ही लिखवा रखा है, एक बार आप गो थ्रू करोगे ना आपको सारा याद आ जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा आपके लिए। उसके बाद बारी आती है किसकी, आपके राइट शेयर्स की। राइट शेयर्स का मतलब वो शेयर्स होते हैं जो आप अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। तो अगर मान लीजिए आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए हैं, आपने तो इन्वेस्टमेंट कर रखी है, अब वो कंपनी आपको राइट शेयर्स दे रही है, तो आपके पास राइट शेयर्स को लेकर क्या क्या ऑफर है वो देखते हैं। एक्सेप्टेड एंड शेयर सब्सक्राइब, आपने कहा जी ऑफर एक्सेप्टेड है, हम शेयर्स के पैसे देने को तैयार हैं, तो आपके पास नंबर ऑफ शेयर आएंगे और अमाउंट आ जाएगा। आपने ऑफर रिजेक्ट कर दिया, आपको कुछ नहीं करना, नो एंट्री। और अगर आपने अपना राइट रिनाउंस कर दिया किसी और के फेवर में, यानी कि अपना जो लेटर आया था ना राइट शेयर्स का, वो ऑफर लेटर किसी और को बेच दिया, उसके बदले में कुछ ले लिया, राइट इन फेवर ऑफ अनदर पर्सन फॉर कंसिडरेशन, तो इन दैट केस जो सेल ऑफ राइट का अमाउंट आया, जो कंसिडरेशन आई, उसका ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट है आपके जानना। तो पढ़िए क्या लिखा है, अगर आप एक्सेप्टेड एंड शेयर सब्सक्राइब करते हैं, इन दिस केस शेयर सब्सक्राइब एंड कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट विल बी डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अगर आप इसको रिजेक्ट कर देते हैं तो नो ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड,
और अगर आप उसे रिनाउंस कर देते हैं तो इन दिस केस सेल कंसेशन ऑफ राइट विल बी कंसिडर्ड एज इनकम एज पर पैरा 13 ऑफ AS 13 एंड ट्रांसफर टू P&L। मतलब अगर मैं अपने शेयर्स राइट के खुद नहीं लेता हूं और मैं वो राइट किसी और को बेच देता हूं और उसके बदले में मुझे कुछ मिल जाता है तो मेरी इनकम होगी, बिल्कुल आपकी इनकम होगी एज पर पैराग्राफ 13 ऑफ AS 13। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है ट्रीटमेंट ऑफ सेल राइट को लेकर, ध्यान सुनिएगा। इन्वेस्टमेंट के अंदर अगर आप इनकम कॉलम बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं आप? इनकम कॉलम। तो जो भी इन दिस केस सेल ऑफ राइट विल बी क्रेडिटेड टू, कहां दिखाएंगे आप? इनकम कॉलम में। देन लेटर ऑन इट विल बी ट्रांसफर टू P&L। सेल ऑफ राइट आपकी इनकम है ना, तो इनकम कॉलम में दिखा दीजिए और बाद में प्रॉफिट लॉस में अपने आप चला जाएगा। लेकिन अगर आप डिविडेंड कॉलम बना के काम कर रहे हैं तो फिर डिविडेंड के अंदर तो डिविडेंड इनकम की आनी चाहिए डिविडेंड कॉलम के अंदर। In this case, sale of right will be not be shown in investment account and it will be directly credited to P&L account. Always give note regarding sale of right. मतलब सर इनकम कॉलम है तो सेल ऑफ राइट दिखा सकता हूं, बिल्कुल सही। डिविडेंड कॉलम है तो सेल ऑफ राइट इन्वेस्टमेंट अकाउंट में नहीं दिखा सकता, बिल्कुल परफेक्ट। फिर नोट पे दिखा देना और डायरेक्टली प्रॉफिट लॉस की एंट्री बोल देना कि हमने प्रॉफिट लॉस पे ट्रांसफर कर दिया है। ओके, बात समझ में आती है? कॉलम के ऊपर डिपेंड करेगा आप कौन सा कॉलम बना रहे हैं। इनकम कॉलम बना रहे हैं तो डिविडेंड भी आएगा और सेल ऑफ राइट भी आएगा। सिर्फ डिविडेंड कॉलम बना रहे हैं तो सिर्फ डिविडेंड ही आ सकता है, सेल ऑफ राइट नहीं आ सकता। उसका नोट लिख के बताना पड़ेगा कि P&L में जाएगा। प्रॉफिट लॉस में जाने के लिए एंट्री अलग से करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आपसे कह रहा था एक्सेप्शन है एग्जाम, ऑल्दो एक्सेप्शन एग्जाम में अब तक आई नहीं है, लेकिन इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन एग्जाम में दिया हुआ है, ICAI मॉड्यूल में दिया हुआ है, तो उसके बेसिस पे मैंने लिखवा रखा है ताकि आपको एग्जाम के लिए कोई दिक्कत कभी ना आए। इनकेस कभी आ जाए, ये क्वेश्चन MCQ में आ सकता है, जहां तो मुझे उम्मीद है। बहुत ध्यान से पढ़ना। Whenever investments were purchased on cum right basis, cumulative right basis, यानी कि आप अगर ये खरीद रहे हो तो मैं बोल रहा हूं इसके साथ राइट शेयर भी मिलेंगे, ये आपका राइट है, क्यूमुलेटिव राइट। एंड मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉल्स बिलो कॉस्ट प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्वायर्ड आफ्टर बिकमिंग एक्स राइट। और इन शेयर्स की जो मार्केट वैल्यू है वो फॉल कर गई, आपकी कॉस्ट प्राइस से भी कम हो गई। कब? एक्स राइट के बाद, मतलब राइट शेयर देने के बाद। देखो आपको ये मिला, इसमें राइट का ऑफर था, राइट आ गया, उसके बाद इनका जो मार्केट वैल्यू था, ओरिजिनल का जो मार्केट वैल्यू था, वो गिर गया और वो इतना गिर गया कि अपनी कॉस्ट से भी नीचे चला गया। तो इन दैट केस जो रिडक्शन हुई है, देन सेल प्रोसीड्स ऑफ राइट विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इन्वेस्टमेंट अकाउंट अप टू द वैल्यू ऑफ रिडक्शन एंड एक्सेस सेल प्रोसीड्स ऑफ राइट विल बी कंसिडर्ड एज इनकम एंड क्रेडिटेड टू P&L अकाउंट। मैं एग्जांपल देता हूं। आपके पास 5000 शेयर्स थे जो आपने खरीदे 12 रुपए के रेट से और उसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितनी होगी? 60,000। ये कम राइट बेसिस पे परचेज किया आपने। फिर आपको 5000 शेयर्स का राइट और मिल गया, वो 5000 का शेयर आपने 2 रुपए के रेट से किसी को बेच दिया 10,000 रुपए में, और आपकी जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है सिर्फ 56 रह गई, यानी कि 60 की चीज कितनी रह गई? 56। कितनी गिर गई? 4। तो 10 में से 4 तो इन्वेस्टमेंट रिडक्शन में काम आएगा और बचा हुआ 6 प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। तो 10 में से ये 4 चला गया रिडक्शन के लिए और जो बाकी का 6000 है वो चला गया इनकम बनकर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये जा रहा है इन्वेस्टमेंट कॉलम, अमाउंट कॉलम इन्वेस्टमेंट अकाउंट के अंदर। सुनिएगा ध्यान से, सेल ऑफ राइट एक्सेप्शन है तो अमाउंट कॉलम में जाएगा 4000 रुपए तक, और अगर सेल ऑफ राइट आपकी इनकम है तो डायरेक्टली या तो इनकम कॉलम या फिर नोट्स में दिखा दीजिए, क्योंकि डिविडेंड कॉलम में तो नहीं आने वाला। तो ये आपका मेन पॉइंट है। और जो मॉड्यूल में क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, पेज नंबर 5.98 पर इन्वेस्टमेंट के अंदर, वहां जाके आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। इसका भी सेम पैटर्न पे काम हो रखा है। बताओ बात समझ में आती है ये वाली? ये क्वेश्चन MCQ फॉर्म में करके जाना, शायद कभी कभार आ जाए, अभी तो आया नहीं है, लेकिन उम्मीद है मुझे कभी आना चाहिए। और उसके बाद लास्ट पॉइंट हमारे पास क्या रह गया जी? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। जो इक्विटी शेयर्स की इन्वेस्टमेंट है उसका भी तो वैल्यूएशन करना होगा, और ये वेटेड एवरेज पे होता है, फीफो में इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं बनता। तो आपको कॉस्ट प्राइस कैसे निकालना है? ओपनिंग बैलेंस लेना है प्लस परचेज लेना है माइनस फिर वही करना है, 2 बातें जो लिखवाई थी मैंने आपको, प्री एक्विजिशन डिविडेंड और सेल ऑफ राइट। है सेल ऑफ राइट कौन से वाला? एक्सेप्शन वाला, जो ऊपर अभी 4000 आया था। एक्सेप्शन कब आएगा? जब आपने राइट शेयर्स को, बेसिकली अपने शेयर्स को क्यूमुलेटिव राइट बेसिस पे खरीदा और आपके शेयर्स का एक्स राइट बनने के बाद आपके शेयर्स की वैल्यू कॉस्ट प्राइस से भी कम नीचे हो गई है, नीचे चली गई है। जितना रिडक्शन हुआ है उसे आपको एडजस्ट करना होगा सेल ऑफ राइट से, और वही अमाउंट जाता है आपका सेल ऑफ राइट एक्सेप्शन केस के अंदर, जिसको आप डिवाइड करते हो किससे? फिर टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से इनटू इक्विटी शेयर हेल्ड इन बैलेंस शीट डेट।
इससे आपकी कॉस्ट निकलती है। फिर से बोल रहा हूं क्या क्या चीजें लेनी है, ओपनिंग बैलेंस लेना है, प्लस परचेज लेनी है, माइनस प्री एक्विजिशन डिविडेंड लेना है, माइनस सेल ऑफ राइट लेना है एक्सेप्शन, जो कि किसी क्वेश्चन में अब तक नहीं आया, एंड द होल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इनटू इक्विटी शेयर हेल्ड ऑन बैलेंस शीट डेट। और इसका कंपैरिजन किससे कर देना आपने, फेयर वैल्यू से। जो भी लोअर वैल्यू आएगी वो आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बन जाएगी। और इसी के बेसिस पर आपके क्वेश्चन भी थे। क्वेश्चन नंबर 8 था, मैंने क्लास में कराया। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों ने खुद क्लास में करा था। और उसके अलावा फिर छोटे छोटे क्वेश्चन 5 और 14 जो बाकी क्वेश्चन थे वो भी हमने कंप्लीट करे थे। तो ये है पूरा इन्वेस्टमेंट। करीबन 1 घंटा लगा हमें इसको पूरे का रिवाइज करने में, लेकिन बहुत अच्छे से रिवाइज हो गया। और आप इसको टॉपिक वाइज करिएगा, पूरा एक साथ मत देखिएगा, क्योंकि पूरा देखने में एक साथ क्या होगा कि आप लोगों ने क्या किया, पूरा का पूरा देख लिया, अब आपको क्वेश्चन करने बैठे फिर दोबारा देखना पड़ रहा है। तो बेटर है पहले एएस वाला देख लिया, एएस वाले पार्ट को देखा पूरा, कुछ क्वेश्चन करे, फिर फिक्स वाले पार्ट को पूरा देखा, उसके क्वेश्चन करे, फिर वेरिएबल वाले पार्ट को देखा, उसके क्वेश्चन करे, और फिर एग्जाम क्वेश्चन करे। ये सब करेंगे तो इन्वेस्टमेंट का चैप्टर और एएस पूरे खत्म हो जाएंगे, टाइमली खत्म हो जाएंगे। और आई होप, मेरे को लगता है इस बार शायद 7 मार्क्स में भी दिख जाए क्वेश्चन, तो मजे आ जाएंगे, बल्ले बल्ले हो जाएंगे फिर तो आपकी। ठीक है ना। तो हमारी तरफ से अब 5 चैप्टर खत्म हो चुके हैं। इसके बाद मैं आपके साथ उठाऊंगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी का चैप्टर, बायबैक का चैप्टर, और एक हमारा बड़ा ब्रांच का चैप्टर। आप इनमें से कौन सा चैप्टर पहले चाहते हैं, आप प्लीज उसको कमेंट बॉक्स में आगे जरूर बताएं। ये वीडियो कैसी लगी इसके रिगार्डिंग भी फीडबैक दें, और अपनी रिविजन टाइम से करते रहें, ये बहुत जरूरी है। ठीक है। तो आई होप मेरे ख्याल से यहाँ तक इतना पूरा है, और आप लोग जाइए और अपनी रिविजन वाले पार्ट को रिटर्न फॉर्म में ज्यादा करिएगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप लोगों से, आईसीआई का रिजल्ट इस बार 10% से भी कम आया है ग्रुप 1 का, ग्रुप 2 का बहुत अच्छा रिजल्ट आया था, लेकिन पेपर कौन सा कब मुश्किल आ जाए कुछ नहीं पता। आप लोगों की रिटर्न प्रैक्टिस आपको बचा सकती है। अगर आप रिटर्न प्रैक्टिस पे फोकस करेंगे तो आपका ये अटेम्प्ट जनवरी 26 या मई 26, जो भी अटेम्प्ट आप देने वाले हैं, वो आपका आखिरी अटेम्प्ट होगा। तो प्लीज बच्चों, जल्दी से हो सके रिटर्न फॉर्म में बेटर तरीके से अच्छी तरह से पढ़ें और फिर टेस्ट। ठीक है, चलो फिर, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। प्रैक्टिस करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और टेस्ट जरूर दीजिए। ठीक है, चलो, ओके, बाय बाय, टेक केयर।